दोस्तों कहते हैं ना, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, खुलकर जीवन जीना और अपने ढंग से जीवन जीना बड़ी कामयाबी है। अक्सर सुना जाता है कि वक्त हाथ से निकल गया और हम वो ना कर सके जो हम करना चाहते थे। मन में एक आह रह जाती है, पर लेकिन जिनके इरादे नेक और बुलंद होते हैं और मन फौलाद होता है, वो निश्चित तौर से अपनी सफलता के शिखर को प्राप्त करते हैं। और इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी को स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन के अंदर हर ख्वाब को पूरा करते हैं। उनके रंग ढंग और जीवन की जंग की दास्तां को सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही लोग आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल बनते हैं। और आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही प्रतिभाशाली बहुआयामी व्यक्तित्व को, जो मेरी इन बातों का जीता जागता उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी जी की। राजस्थान पुलिस की कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने किया है और आप अभी वर्तमान में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के पद पर आसीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन धरती दोहरारी कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, अपने बातों के सफ़र के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे, सर अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि माहौल के बारे में बताएं। देखिए, फैमिली में मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, और पत्नी मेरी मुकुल चौधरी हाउसवाइफ हैं। मेरे 2 बेटे हैं, पद्मनाभ चौधरी और छोटा बेटा अच्छा चौधरी जो है। और बाकी फैमिली में, चूँकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और आईपीएस में मुझे राजस्थान कैडर है, तो जाहिर सी बात है कि जो अपना मूल निवास है उससे हम लोग किसी दूसरे प्रदेश में हैं, है ना। लेकिन यही खूबसूरती है अखिल भारतीय सेवा की जो है। जी, जैसा कि सर अभी मैंने बताया कि आप अभी वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कम्युनिटी पुलिस के पद पर आसीन हैं। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा सर, ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैंने आज ही एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग के पद पे ज्वाइन किया है। और जनरली ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है एक बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी है। और आप देखेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में कम्युनिटी पुलिसिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। इसको अगर सहज भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि पुलिस और जनता के बीच जो दूरी है उसको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं और उसमें समुदाय को, पब्लिक को, यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके विभिन्न पैरामीटर्स हैं और इस पैरामीटर्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बखूबी निभाया गया। इनफैक्ट आप देखेंगे तो भारत में साउथ के कुछ स्टेट हैं जहाँ पे कि कम्युनिटी पुलिसिंग काफ़ी बढ़ चढ़ के वो रोल प्ले करती है। और नॉर्थ के स्टेट्स में, विशेषकर राजस्थान में, चूँकि राजस्थान पूरे देश का एक बहुत बहुआयामी प्रदेश है जिसमें कि अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग तरह के संस्कार मिलते हैं और उसमें अलग अलग लोगों की अभिव्यक्ति है, अलग अलग लोगों की जो भाषाएं हैं। और इस वजह से कम्युनिटी पुलिसिंग जो इसमें बहुत बड़ा जो है मेजर रोल प्ले करने की संभावना रखती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आम जनता और साथ में पुलिस विभाग के बीच की जो दूरी है, इस वाली दूरी को कम करने का विभाग ही कम्युनिटी पुलिसिंग है। जी जी सर, कहा जाता है कि इंसान बचपन से कुछ ख्वाब देखता है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। तो आपका आईपीएस बनने का ख्वाब बचपन से था या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिससे प्रेरित होकर आपने आईपीएस की राह पकड़ी? देखिए, मैं अगर आपसे फ्रैंकली बोलूं तो मैं जिस परिवार से हूं उस परिवार में दूर तक कोई आईएएस आईपीएस नहीं रहा। मेरे फादर, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं और मेरे फादर जूनियर इंजीनियर रहे। तो कभी इस तरह का कोई सपना मेरे उस पर नहीं आया और ना तो हमने कभी इस बारे में सोचा। इनफैक्ट हमारे मदर फादर ने भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारे पिछले 50 वर्षों में हम देखें तो कोई हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन ये कह सकते हैं कि बचपन में हमने, जैसे हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने का मौका दिया, हम लोग, पापा का ट्रांसफ़र होता रहा तो उत्तर प्रदेश के अलावा हम लोग, पहले उत्तराखंड जो है वो यूपी का ही पार्ट था, तो हम लोगों को उत्तराखंड में रहने का मौका मिला बचपन के शुरुआती दौर में। तो विभिन्न लोगों से मिलना हुआ, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से मिलना हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सपना है वो एकाएक नहीं डेवलप हुआ और इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे आसपास का जो माहौल था, उस माहौल की कुछ घटनाओं ने भी आईपीएस बनने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी कि आपका सफ़र यूपी से शुरू हुआ और आपने यूपी से सफ़र शुरू करते करते आप इस वक्त राजाओं के स्थान, जिसे राजस्थान प्रदेश कहा जाता है, वहाँ तक आपने एंट्री ली।
यानी कि आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है सर। जी जी बिल्कुल। इससे पूर्व में आप सर एसडीआरएफ डिपार्टमेंट में सेना नायक के पद पे थे। एसडीआरएफ एक ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस का जिसके बारे में पब्लिक को भी बहुत कम पता होता है। तो इतने अच्छे ओहदे पे रह के आपका काम बड़ा विस्तृत था, तो आप कैसे मैनेज करते थे? देखिए एलडीआरएफ जो है देखा जाए तो जो राजस्थान में वर्ष 2013 में गठित हुई थी एलडीआरएफ की हमारी फोर्स, और अब हम जब इसको देखते हैं आज के समय जब हम आपदा और बचाव की जब बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले आर्मी पे, एनडीआरएफ पे, हम जो सेंट्रल के फोर्सेज हैं उस पर हम लोग निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ समय से जैसा कि हर स्टेट में एलडीआरएफ के गठन की बात है, तो वर्ष 2013 में जब एलडीआरएफ राजस्थान का गठन हुआ तो उसकी यही सबसे बड़ी भूमिका थी और जो मूल उद्देश्य था कि राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ जनित है, मानव जनित है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, आकाशीय बिजली, आपने देखा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आकाशीय बिजली से काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आम जनता को कोई जानकारी होती है कि फलां समय में फलां आपदा आ सकती है और आपदा आती है तो उसमें हम कैसे बचाव करें, और उस बचाव के तरीके पे अगर वो बल सक्रिय रहता है, वो फोर्स बहुत एक्टिव रहती है तो अच्छा प्रयास करती है। तो आपने देखा कि लास्ट पिछले कुछ समय से एलडीआरएफ ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया राजस्थान में, और आप देखेंगे बाढ़ में जैसे कि आप कोटा रेंज है, आपका भरतपुर रेंज है, ऐसे पूर्वी राजस्थान के बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ से बहुत तीव्र गति से प्रभावित होते हैं मानसून के समय में, और हज़ारों लोग जो है उससे उनको चपेट में लेते हैं। लेकिन चूँकि एलडीआरएफ के फोर्स का एक्टिव होने के साथ साथ जो अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं जिसमें कि हम स्थानीय प्रशासन है, एनडीआरएफ की हमारी कुछ टीमें हैं, कुछ कंपनियां हैं, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है और जो एनजीओज़ हैं, हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, इन सबका जो समग्र पे जो प्रयास होता है उससे इन आपदाओं पे राहत मिलती है। तो एक बड़ा सेगमेंट है और आने वाले समय में इसका रोल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जब भी कोई आपदा आती है तो उस वक्त सबसे पहले यही वाला डिपार्टमेंट मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है और आने वाली समस्त आपदाओं से निपटने की पूरी तैयारी करता है। जैसे कभी आपदा आती है तब तो ये एक्टिव हैं ही पूरे राजस्थान में, इनके सभी रेंजेस पे कंपनियां हैं और हमारी पूरी टीम सभी जगह आधुनिक संसाधनों के साथ लैस होकर हम इस पर काम करते हैं। इसके अलावा जब हम आपदा नहीं होती है उस समय हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गैप का समय है उसमें हम पब्लिक के बीच में जाएँ, यूथ के बीच में जाएँ, स्कूलों में जाएँ, कॉलेजेस के अंदर जाएँ और उनको हम जो खाली समय है या जो हमारा गैप का समय उसमें जाके हम अवेयर करें जो है। तो अब देखेंगे कि बहुत से डेमोज जो है पूरे राजस्थान में एलडीआरएफ जो है लगातार करती रहती है विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलके। विशेषकर कोशिश ये होती है कि जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको इन आपदाओं के बारे में बताया जाए। और आप देखेंगे कि ये आपदा, पर्यावरण और ये ऐसा सेगमेंट है जो किसी भी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पता होना चाहिए कि जिस समाज में, जिस परिवेश में आप रहते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। और एक ये बात बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग, तो कम्युनिटी पुलिसिंग में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अगर आपने पुलिस की अगर संख्या देखें तो आज लगभग 1,10,000 हमारे जवान से लेके आईपीएस अधिकारी, आरपीएस अधिकारियों की संख्या है। लेकिन सिर्फ हम इस संख्या के बल पे हम सोचें कि हम पूरे राजस्थान को कवर कर लें तो शायद ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी को साथ लेना होगा, कहीं ना कहीं हमें यूथ को साथ लेना होगा। तो उसमें जिस प्रकार पुलिस मित्र है, आपदा मित्र है, जैसे एलडीआरएफ में आपदा मित्र बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। भारत सरकार की योजना है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के कोशिश करती है कि हमारे बल के साथ हमारे पास वॉलंटियर्स रहे आपदा मित्र ग्रुप में। उसी तरह हम जब देखते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में तो हम देखते हैं कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको सपोर्ट करने के लिए पुलिस मित्र हमारे पास हो, हमारे पास ग्राम रक्षक हो, हमारे पास हर जिले में, हमारे पास हर तहसील में, हर गाँव में हमारे पास ऐसे लोग हों जो पुलिस को सपोर्ट करें, जो हमें बीट लेवल पर सपोर्ट करें, जो हमें चौकी लेवल पर सपोर्ट करें, जो हमें थाने लेवल पर सपोर्ट करें, जो हमें जिले लेवल पर सपोर्ट करें। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं बहुत आयामी प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार हम लोगों को जोड़ेंगे उससे एक अच्छा समन्वय बनेगा और कार्य जो है बहुत आसान होगा। क्या बात है सर, ये आपने जो जानकारी दी वो वास्तव में बहुत लाभप्रद जानकारी है। इस बात में मैं केवल 2 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और ही थे जो हार गए आसमान की ऊंचाई से। सर, जैसा हमें पता चला कि आपका वैसे सिलेक्शन आईएएस में हुआ था, पर उसके बावजूद आपने आईएएस को छोड़ करके आपने आईपीएस की राह पकड़ी और आप जितनी कर्मठ और साथ में कार्यकुशलता के साथ में विभिन्न पदों के ऊपर आसीन रहते हुए काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घटना जिसको याद करके आपको आज भी गर्व महसूस होता हो?
देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आईपीएस बनना एक डेफिनेटली बात है कि मेरे लाइफ में एक यू टर्न रहा। और आईएएस छोड़ के आईपीएस लेना एक बहुत ही रेयर प्रक्रिया है। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ और मैं क्रिकेट को मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पर, और मैंने दो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया। तो मैं जब क्रिकेट खेलता तो मैं टीम का कप्तान रहता था। तो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश में ज़िले के एसपी को जो है वो कप्तान बोलते हैं जी। जो तो कई बार मैं जैसे कई मैचेज में खेलता था बचपन में अपने कोच, अपने टीम के साथ, अपने तो जब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो जब अनाउंस होता था तो कैप्टन के रूप में अगर मैं सीट लेने जा रहा हूँ जो है, और सपोज जो ट्रॉफी देने वाले हैं वो जिले के कप्तान है जो है, तो एक क्लैश होता था कि मैं भी कप्तान, वो भी कप्तान जो है। तो ये जो कप्तान वर्ड है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करता था कि ठीक है मैं क्रिकेट का कप्तान हूँ और मुझे लेकिन ये जो कप्तान है ये एक वर्दी है और एक अलग सेटअप है, और ये मतलब ये बदमाशों को जो है और अपराधियों के ऊपर जो है कंट्रोल रखने वाली एक फोर्स है जो है। तो ये कुछ भावनाएं हमारे जहन में हुई, लेकिन इससे ही काम नहीं चला। मुझे लगता है कि जिस परिवेश में उत्तर प्रदेश में जहाँ हम रहे वहाँ आसपास जो अपराध जिस प्रकार का था, जिस प्रकार का हीनियस ऑफेंसेस हमने आसपास देखा, उससे ये तय हो गया था कि काश अगर इस ऐसी जगह मुझे जाने का मौका मिले जहाँ पे कि मैं समाज में लोगों के बीच में जाके उनके साथ कनेक्ट करके और मैं कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो ये सब सारी प्रक्रियाओं ने कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में जो है आईपीएस बनने के लिए प्रेरित किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई छाप समाज के आपके मतलब दिल और साथ में दिमाग में थी जिसने आपको प्रेरित किया कि मुझे आपको मतलब पुलिस सर्विस में ही जाना है। जी। आप सर स्कूल और साथ में कॉलेज लेवल पे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आप लगभग हर मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, विनर रहे हैं, तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए मैं इस घटना को ऐसे लूँगा, मैं क्रिकेट के बारे में इतना कहूँगा कि मैं जब आज देखेंगे जो मेरी उम्र है उस उम्र में आप देखेंगे कि सचिन, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली, ये लोग हम लोग समकक्ष उस समय हम लोगों ने खेला है। तो मुझे रात को कभी कभी जब बचपन में था, जब मैं 10, 12, 14 साल का रहूँगा, तो मुझे लगता है कि मुझे सपने आते थे रात में कई बार कि मैं राहुल द्रविड़ ने बैटिंग अच्छी नहीं की और मैं इंडिया को मैं वन डाउन में रिप्रेजेंट करूंगा जो है, मैं सचिन की जगह मैं प्ले करूंगा जो है। तो कभी कभी ये सपने चलते थे और लगता था कि मैं खेल सकता हूँ जो है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो है। इतनी भूख थी, इतना मतलब इतना लगता था, इतना विश्वास था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन अब वो होता है कि जिसके भाग्य में या जिसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, डेस्टिनी आपको वहीं ले जाके आती है। मैंने जब बीटेक किया तो बीटेक में जब मैं मुझे याद है कि जब फर्स्ट ईयर में था तो हमारे एक सीनियर सेकंड ईयर में वो बताते हैं कि लोग हाथ काफ़ी अच्छा देखते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं क्लास करके आया, हम लोग कुछ लोग तो वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे रोका कि इधर आओ तुम्हारा हाथ देखते हैं जो है। तो मैंने ऐसे ही हाथ दिखाया, तो मैंने बोला कि मेरा क्रिकेट का क्या फ्यूचर रहेगा। ज़रूर है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, लेकिन वो हाथ देख के वो सरप्राइज़ था। मैंने उन्होंने कहा देखो तुम्हारा कैरियर जो है वो खेल में नहीं है, तुम्हारा कैरियर जो पढ़ाई में जो है, और तुम पढ़ाई में आगे जाओगे जो है। तो वो जो घटना थी कि मुझे लगा कि मैं क्रिकेट में समय दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा सपना है भारत के लिए खेलना, और मैं जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो है कि नहीं आपका करियर पढ़ाई में है, तो ठीक है। हम पढ़ाई में शुरू से हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया और मदर फादर ने शुरू से हमारा एक सपोर्ट सिस्टम रहा। तो अब ठीक है, आने वाले समय में हम आईपीएस हो गए। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जैसे आपके मन में भी प्रश्न हुआ कि अगर आईपीएस नहीं होता तो मैं जपनी से बात है कि मैं क्रिकेट में ही होता जो है। बिल्कुल आपने सही बात कही सर। वैसे मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था पर उससे पहले आपने ही आंसर दे दिया। कहते हैं कि जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे यूँ तो पूरे परिवार का साथ होता है, सहयोग होता है, पर किसी एक इंसान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो आपकी लाइफ में वो ऐसे कौन से इंसान हैं जिनकी वजह से आप इस सफलता के शिखर पर पहुँचे? देखिए मैं इतना कहूँगा कि मुझे आईपीएस बनने में अगर परिवार में देखो तो मेरी मदर से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा योगदान मैं किसी का नहीं मान सकता जो है। और मदर ने जिस प्रकार मुझे लगता है बचपन से मुझे लगातार प्रेरित किया पढ़ने के लिए, और लगातार मुझे हमेशा एक ट्रैक पर बंधे रखा, ये जानते हुए कि जिस परिवेश से हम लोग हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हम एक बड़ा ख्वाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से रेगुलर निरंतर उनका प्रयास रहा, उनका प्यार रहा, उनका जो डेडिकेशन था मेरे प्रति जो है, तो वो उसका एक परिणाम रहा कि हम लोग एक ऐसा बड़ा सपना जो हम कभी सोच नहीं सकते, उस सपने को पूरा किया गया। और उसके बाद देखेंगे तो आईपीएस में आने के बाद और राजस्थान आने के बाद, राजस्थान खड़े आने के बाद मेरी पत्नी मुकुल चौधरी ने जिस प्रकार से
विभिन्न जो समस्याएं आई, बाधाएं आई, उसमें जो उन्होंने एक मजबूती से एक स्तंभ के रूप में खड़े रहे, तो बहुत सी बाधाओं को हम लोगों ने बहुत आसानी से पार किया और एक हिम्मत भी बनी कि अगर आप मजबूती से किसी चीज़ पे खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता है और आगे का भी एक अच्छा भविष्य आपको नज़र आता है। क्या बात कही है सर। इसी बात के ऊपर 2 लाइनें मेरे को याद आ रही है, मैं पेश कर देता हूँ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। और साथ में जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, और आप वास्तव में निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली बहुत डिफरेंट है। आप बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो जब आप अपराध जगत के अंदर से बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ होगा, और इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि समाज के अंदर जो है अपराधी जो है वो पैदाइश नहीं होते हैं, जो है वो हमारा समाज ही अपराधी बनाता है। और मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं पूरे भारत को, मैं कई बार मैं भ्रमण करता हूँ, मैंने कई बार भारत को देखा है, भारत के कल्चर को, भारत के समाज को, भारत के युवाओं को जो है। और भाई कई बार मैं विभिन्न स्टेट के जेलों में भी जाके मैं कैदियों से भी मिलता हूँ। और मुझे याद है कि मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, मैं हैदराबाद, तेलंगाना, मैंने 2-3 जेल की विजिट की, तो और मैं अन्य जेलों में भी मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि जो जेलों के अंदर जो अपराधी हैं उसमें से 95% अपराधी जो है वो उतने बड़े अपराधी नहीं होते हैं। वो सिर्फ उनको एक दिशा की ज़रूरत होती है। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो गिनती के 1% 2% होते हैं, जिसमें एक्चुअल जेलों को काम करने की ज़रूरत होती है और एक्चुअल पुलिस को काम करने की ज़रूरत होती है। अगर हम पुलिस के एंगल से देखें तो हमारे लिए सभी अपराधी नहीं है जो है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बीच अगर 100 अपराधी हम चिन्हित करके बैठे हुए हैं तो उसमें से कुछ रेयर ही हैं जिन पे हमें वर्कआउट करना है, जिन पे हमें थोड़ा हार्श होना है जो है। बाकी 95% ऐसे जिनको कि हम काउंसलिंग कर लें, उनको एक सही दिशा दें, उनको मोटिवेट अगर करते हैं तो वो अपने समाज की मुख्यधारा में आ सकते हैं जो है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज पुलिस के लिए भी इस समय है कि हमें हार्डकोर को चिन्हित करना है और उन पर ज़्यादा जो है अटैक करना है। तो देखिए कि बहुत से जो अभियान चलते हैं राज्य सरकार पे, पुलिस मुख्यालय लेवल पे, हमारे जो डीजी साहब हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, वो लगातार विभिन्न तरह के अभियान जो चलाते हैं, धरपकड़ अभियान जो चलता है, वो गैंग वार के बीच में माफियाओं को लेके, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो लिकर माफिया हों, चाहे वो लैंड माफिया हों, चाहे किसी भी तरह के जो माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो जिनको किसी तरह का डर नहीं है, उनको बार बार कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो सीमित लोग हैं। वो हमें फोकस करना पड़ेगा कि समाज में हर व्यक्ति अपराधी नहीं है और समाज में हर व्यक्ति के सुधार की संभावना है। आपने सर बिल्कुल सही बात कही कि वास्तव में समाज के अंदर सुधार की बहुत आवश्यकता, और साथ में जिस तरह से पुलिस विभाग इन दिनों बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है, वो अपने आप में तारीफ़ काबिल बात है। सर, इन दिनों साइबर क्राइम को लेकर के बहुत घटनाएं हो रही हैं, हर दूसरे दिन एक नई घटना सुनने को और देखने को मिलती है। तो ऐसे में साइबर क्राइम का रेशो कम हो सके, इसके लिए आम जनता को किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम में मैं इतना ही कहूँगा, मैं कुछ वर्ष पूर्व मेरा SP SCRB के पद में मैं कार्यरत था, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया साइबर क्राइम को लेके। साइबर क्राइम में जो बात निकल गया तो उसका जो क्रक्स है मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ इतना ही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कि अगर आप अवेयर हैं, अगर हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारे देश का बच्चा, यूथ, महिलाएं, बुजुर्ग, अगर वो अवेयर हैं कि हमारे साथ आज हम जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो है। जैसा आपने देखा कि कोरोना टाइम में हम लोग मैक्सिमम जो चीज़ें हमारी हैं वो हमारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई है। हमारे जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन पे हम चले गए जो है। तो ये जो टेक्निक हम जो है कि एक जो आदर्श जो परिस्थिति थी, मैनुअल जो स्थितियाँ थी समाज की, भारत की, वो कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म में है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए चैलेंज ये जरूर रहता है कि आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे आप अवेयर रहें। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, या मैं सपोज मैं पेटीएम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए OTP क्या महत्व है, उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, प्राइवेसी क्या है। तो ये बातें अगर नहीं पता है तो आपको डेफिनेटली बात है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प लेना चाहिए। और साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जो है वो एक तरह से कह लिए झांसा है जो है। ये झांसा जो है वो कह सकते हैं कि वो समाज के अंदर जो सॉफ्ट टारगेट कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, जिनकी कुछ इच्छाएं हैं, जिनके कुछ जो है सपने होते हैं, और वो एक कह सकते हैं कि अनमेच्योर्ड बिहेव करते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं साइबर जो अटैक जो ज़्यादा होता है। और ये कह सकते हैं कि साइबर अटैक होने के पीछे कारण क्या होता है कि उनको लगता है कि ये फला सेगमेंट को इस बात की जानकारी नहीं है जो है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ उनको नहीं पता है।
तो जब तक वो टेक्निकल चीज़ पता होता है तब तक उसके साथ ठगी हो चुकी होती है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे आप देखेंगे कई फ़ोन फ्रेंड करके वो कई इश्तहार न्यूज़पेपर्स में आते हैं, कई तरह के लुभावने लॉटरी लग गई, कई लोग के मैसेज आते हैं कि हमारे फ़ोन पे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो ये समझने वाली बात है कि अगर 10 करोड़ की लॉटरी लग रही है तो फिर हम तुरंत जो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और हम उस पर तुरंत आगे बढ़ जाएं, तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि 10 करोड़ की लॉटरी कहाँ से लग गई, कैसे लग गई जो है। और जो साइबर क्राइम और साइबर जो फ्रॉड होता है, मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ एक वैसी दुनिया में होता है जिसका कोई एग्जीडेंस नहीं होता। जो है फ़ोन कॉल कहीं से आ रही है, पता कहीं का है, क्रिमिनल्स कहीं और बैठे हुए हैं, तो कहीं भी एक जगह कोई बैठ के कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसको जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उससे बेटर ये कि हम सावधानी रखें, क्योंकि जब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटने के बाद जब हम प्रयास करते हैं तो साइबर क्राइम में, फ्रॉड में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और इन केस इनफैक्ट पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए, क्योंकि अगर किसी के साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ और पुलिस अगर उसको रिकवर कर रही है, तो कोई धरातल में कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको आपने पकड़ लिया और 10 लाख रुपया रिकवर कर लिया, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है वो वर्चुअल है, सब कुछ फेक है, आईडी फेक है, लोकेशन फेक है, व्यक्ति फेक है, सारी चीज़ फेक है जो है। तो उसमें उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं, हम लोग लगातार प्रयास यही रहता है कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी, जहाँ भी हम लोग बच्चों से कि आप अवेयर होइए, साइबर क्राइम के बाद पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, कहाँ कहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप उसके गाइडलाइंस को पढ़िए, ताकि आप कम से कम कभी भी आपको ऐसा मौका आता है तो आप अलर्ट हो जाएं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। यानी कि आपका बिल्कुल सही कहना है कि इंसान का अलर्ट रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इंसान ऐसे क्राइम से बच सकता है। सर, पता चला कि आप मतलब फ़िल्मों के भी बहुत शौकीन हैं, तो अब तक पुलिस विभाग को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो किस फिल्म के किस किरदार को आप आपके सबसे नज़दीक पाते हैं? देखिए, मैं फिल्मों के लिए तो इतना कह सकता हूँ कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं जो है। तो जैसा समाज होता है उसी समाज के हिसाब से ही फिल्में बनती हैं। तो पुलिस में आप देखेंगे तो पहले जो पुलिस पे फिल्में बनती थी, ट्रेडिशनल टाइप की पिक्चरें बनती थी, थानेदार और इस तरह की पिक्चरें आपने देखी होगी जो है। अब जब देखते हैं तो आप दबंग, सिंघम और तमाम ऐसी पिक्चरें आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज जिस प्रकार से हमारा यूथ और समाज परिवर्तित हो रहा है, उस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी निकल के आती है जो है। क्योंकि समाज जो क्या है कि हमेशा वो एक ऐसा हीरो देखता है, ऐसा वो व्यक्ति देखता है जो तुरंत सामने आए और बिल्कुल तुरंत अपराध को ख़त्म कर दे, तुरंत गुंडों की पिटाई कर दे और तमाम जो चीज़ें हैं वो तुरंत उसको जो है इंस्टेंट्स मिल जाए जो है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो पिक्चर में भी आप देखेंगे, आप कुछ पिक्चरों का, जैसे कि आपने देखा अभी गंगा जल पिक्चर काफ़ी फेमस हुई, जो बिहार पे थी, अजय देवगन की। इसके अलावा आप देखेंगे दबंग मूवी है, तमाम ऐसे टर्मिनोलॉजी है, उसके कई सीक्वेंसेस बन रहे हैं जो है। तो ये कह सकते हैं कि समाज जो है उसको लाइक करता है। और विशेषकर पुलिस की जो एक छवि है, अब मैं आपको बताऊं, जो ब्रिटिश कालीन जो पुलिस थी उसकी छवि एक अलग प्रकार की थी, उसका एक रोल अलग था। लेकिन आज़ादी के बाद जो पुलिस हमारी बनी है उसमें कहीं ना कहीं लगातार परिवर्तन हो रहा है। और ये कहेंगे कि जो एक ट्रस्ट हमारा जो पब्लिक और पुलिस के बीच में, वो पहले बहुत कम था। अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि हम लोग सर्विस ओरिएंटेड हों, हम लोग पब्लिक को ये बता सकें कि हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सी स्टेट अच्छा कर रहे हैं। और इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है, जहाँ पे कि हम ये बता सकें कि जो पुलिस थाना है या जो एसपी ऑफिस है वो कोई डरावना कोई सेगमेंट नहीं है, कोई डरावना कोई घर नहीं है। आप जाइए वहाँ पे अपनी बात रखिए अपनी बात आपको वहाँ पे सुना जाएगा। और जो लोग सुनते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसका एक अप्रिसिएशन भी मिलता है जो है। जी सर, जैसा आपकी जॉब 24/7 की है, क्योंकि इसके अंदर ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, तो आप इतने हेक्टिक शेड्यूल के अंदर से आपकी पर्सनल और साथ में प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो थोड़ा लीक से हट के बात करूंगा, क्योंकि आपने बताया कि मैंने जिक्र किया कि आईपीएस पहली चॉइस है। तो जब आपकी पहली चॉइस होगी तो मतलब ये है कि आपको इस पद के लिए या इस नौकरी को आपने एंजॉयमेंट के लिए या किसी एक अच्छे गोल के लिए लिया हुआ है जो है। तो इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई वैसी बात नहीं आ सकती जो है, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल गया जो है। मैं अगर कहूँ कि मुझे आईपीएस चाहिए था और अगर ईश्वर ने मुझे आईपीएस दे दिया और मैंने आईएएस छोड़ के आईपीएस ले लिया, तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मैं कहाँ आ गया जो है। मुझे अच्छा करना और मुझे अच्छा होना भी चाहिए जो है। और इसमें ये कह सकते हैं कि हॉबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं कि पुलिस में है या प्रशासन में है, हम मीडिया में कह सकते हैं। मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं।
अन्य जगहों में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन हॉबी जो है वो हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। अब जैसे मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मैं जब भी कोशिश करता हूँ, मैं क्रिकेट ग्राउंड में होता हूँ तो मैं या क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ या क्रिकेट देख रहा हूँ, मैचेस देख रहा हूँ, तो एक रिलैक्स माहौल रहता है, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हैं, अपने बचपन को रिलेट कर पाते हैं जो है, राइट। आप ग्राउंड पे होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये सभी के लिए लागू होता है। तो मैं तो यूथ को जहाँ भी जाते हैं हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमने कोविड का समय देखा जिसमें कि बहुत से लोगों ने सफ़र किया फिजिकल उसको लेके, तो अब ये समय है जिसमें कि हम अपने मेंटल के साथ साथ अपने फिजिकल उस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा, और विशेषकर यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनको आउटडोर पे ज़्यादा आना पड़ेगा। पहले आप देखा करते थे, पहले के जो बच्चे होते थे छोटे, वो ज़्यादा बाहर होते थे, इंडोर में कम होते थे, लेकिन अब बच्चे इंडोर ज़्यादा हो गए। वो मोबाइल का जो उनका साथ जो ड्रग्स के तहत के लिए या उनको एक एडिक्शन जो हो गया उनका मोबाइल को लेके, चाहे वो किसी भी तरह से, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो है। तो कोशिश ये है कि बच्चे आज बाहर निकले, फील्ड में निकलें, आपस में एक ग्रुप बनाएं, आपस में जुड़ें, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवसाद की भावना भी बच्चों में या समाज के अंदर डेवलप होती है जो है। तो ये जो हॉबीज़ है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, तो ना सिर्फ एक अधिकारी के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। सर, जैसा भी आपने आपकी हॉबी के बारे में बताया, वैसा आपकी हॉबी मतलब बागवानी भी है, कुकिंग भी है और साथ में ट्रैवलिंग भी है, तो आपको कभी इन सारी आपकी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए समय मिल पाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि समय तो आपको हमेशा है जो है, समय ऐसा नहीं होता जो है, समय आपको मैनेज करना होता है जो है। अगर आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, सब आपने छुट्टी सपोज 10 दिन की छुट्टी ली, तो आपको लगता है कि मुझे भारत घूमना है जो है, तो ठीक है, आपने एक बार छुट्टी में आपने कोई स्टेट को पकड़ लिया जो है, सपोज नॉर्थ ईस्ट जाना तो आप नॉर्थ ईस्ट चले गए जो है। तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल आपको पता होना चाहिए कि मैं नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जा रहा हूँ जो है, किस कल्चर के बीच में जा रहा हूँ, किन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, और मैं उसको कैसे आनंदित हो पा रहा हूँ, कैसे उसको अडॉप्ट कर पा रहा हूँ। तो ये अगर आप ट्रैवल आपका एक हॉबी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो है। आपको बस में भी अच्छा लगेगा, आपको ट्रेन का भी सफ़र अच्छा लगेगा, आपको फ्लाइट भी अच्छी लगेगी, आपको बोटिंग भी करना अच्छा लगेगा, तो वो आपकी हॉबी पे डिपेंड करता है जो है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी इंसान जा रहा है उसके बारे में पहले इंसान थोड़ा पता कर ले तो उसको घूमने के अंदर भी बड़ी आसानी होती है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, जिस तरह से इस वक्त समाज का एक दायरा है और सारे इस वक्त यूथ आने वाले देश का भविष्य होता है, तो आप विशेष तौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यूथ को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दौर बदल रहा है, आने वाला समय यूथ का है, देश जो है यूथ पे निर्भर है, और जिस प्रकार भारत का जो यूथ है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है संख्या के आधार पे, लेकिन क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी जो यूथ की है, वही क्वालिटी जो है भारत को पूरे विश्व में सिरमौर बना सकती है। लेकिन वो तब होगा जब हमारा यूथ सकारात्मक होगा, हमारा यूथ जो है किसी भी कार्य को लेके, किसी भी फील्ड में अगर वो ईमानदारी के साथ, जज्बे के साथ, लगन के साथ और ईश्वर में विश्वास रख रहा है और उसको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ और मुझे एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, तो वो कुछ भी पा सकता है। तो मैं आपको अपना एग्जांपल कह सकता हूँ कि हम लोग ऐसी जगह से आए जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन चूँकि एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, उससे चीज़ें आसान होती चलेंगी। और एक वैसी चीज़ जहाँ पे कि कभी सपने नहीं सोच सकते थे, वो सपने पूरे होते हैं। और यूथ को मुझे लगता है कि वो अपने सपने बनाने पड़ेंगे जो है, उनको रात में जो है जब वो सोते हैं तो कोई ना कोई सपना उनको क्लिक करना चाहिए कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना, वो सपने उनको आना चाहिए। जब वो सपने देखेंगे और उसका जब पीछा करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपके आसपास की जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेंगे। तो मैं यूथ को ये संदेश दूंगा कि हमेशा सकारात्मक रहिए। अवसाद जो है कोई ऐसा कोई कारण नहीं होता, अवसाद आपके अंदर होता है जो है। आप अवसाद में तभी आते हैं जब आप आप अपने आसपास के सकारात्मक चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जो है। तो आप देखिए, भारत एक विविधताओं से बड़ा देश है और भारत जैसे देश में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है। क्या बात कही है सर आपने, बिल्कुल बहुत उम्दा बात कही कि वास्तव में भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और साथ में इसीलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और साथ में जाहिर सी बात है कि अगर इंसान सपने देखता है तो सिर्फ केवल सपने देखने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती है, बुलंद हौसले रखने पड़ते हैं और साथ में ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। कि जैसा कि सर वक्त चला है और साथ में घड़ी की सुइयां इशारा दे रही हैं, तो आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर लेकिन जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा
कि अब आप आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ में दिए गए लिंक को पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, जुड़िए आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से। और जैसा कि सर अभी आपने युवाओं को जो खास संदेश दिया है, वास्तव में बहुत अच्छा और साथ में सार्थक संदेश है। एक बार पुनः मैं आपका साधुवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने आपका अमूल्य समय दिया।